अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूँ आशिया खान। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड की तरफ से अगर बात करें तो उर्दू का जो सिलेबस है उसको 17 सालों से, पिछले 17 सालों की बात कर रहे हैं, उसमें तब्दीली नहीं लाई गई थी, बट अब तब्दीली लाई जा रही है उसमें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर इरफान आरिफ जी मौजूद हैं, HOD उर्दू। हम इनसे बातचीत करेंगे आखिर जो 17 सालों में चेंजेस नहीं किए गए थे क्या वो अभी किए जाने चाहिए। बट अगर हम देखें सिलेबस में अकॉर्डिंग टू नीड्स के द्वारा सिलेबस किए जाते हैं, जहाँ पर नीड्स होती है वहाँ पर सिलेबस को चेंज किया जाता है, पर उर्दू की बात करें वहाँ पर उसको चेंज नहीं किया गया था। जैसे हम 5 सालों में तकरीबन सिलेबस की बात करें उसमें चेंजेस मॉडिफिकेशंस होती रहती है। सर सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा कि एक अहम मौजू को लेके आज हम बहस कर रहे हैं, होनी भी चाहिए। और बात की आपने कि तब्दीली ज़रूरत है, यानी चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ये हम जानते हैं। ये कानून फितरत है। जब हर चीज़ में तब्दीली आती है तो उर्दू में इतनी देरी से क्यों आती है? ये शुरू से ही रहा है, चाहे कोई भी हमारी तहरीक हो, कोई भी मूवमेंट है, वो भी यहाँ देर से आती है और फिर देर तक ही रहती है, जबकि बहुत ज़्यादा जल्दी चेंजिंग आनी चाहिए। 17 साल बहुत होते हैं। 17 साल में कम से कम 3 या 4 बार जो है सिलेबस चेंज हो जाना चाहिए था। 20% 25% ही चेंजिंग लाते रहें तो ये बहुत ज़रूरी है। रियासत में बहुत सारे ऐसे शायर, अदीब, हमारे कलमकार हैं जो हमारे सिलेबस का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे शायर, अदीब हैं। और ना सिर्फ आज, क्योंकि ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है, आज साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। आप एक कर्सर के नीचे पूरी दुनिया देख सकते हैं, तो देखें आप कि कहाँ कहाँ उर्दू लिखी, पढ़ी, समझी, बोली जा रही है, वहाँ के अदब को भी हम अपना हिस्सा बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने ये स्टेप उठाया। और हमारे जो बॉस यानी जंग के बॉस के जो भी इस वक्त सरकर्दा हैं, जो इसको संभाले हुए हैं, उनको चाहिए कि फौरी तौर पर, यानी ये कह दिया कि हो जाएगा, लेकिन हो जाना चाहिए। क्योंकि 17 साल से हम भी देख रहे हैं एक सिलेबस, बहुत ही अजीब सी बात है। हम यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस बनता है, मैं उसमें भी यानी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में मीटिंग में जाता हूँ, मैं एक मेंबर की हैसियत से। वहाँ भी हम कोशिश करते हैं 10-10, 20-20% जो है हम अपनी रियासत के लोगों को शामिल करते हैं, और किया भी है। हम चाहते हैं कि जब भी ये स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इस तरह की कमेटीज़ बनाएं, वो ढूंढें। थोड़ा सा अपडेटेड रहना ज़रूरी होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त हमारी रियासत में ऐसी हैं कि जो नेशनल लेवल की हैं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि ये हमारी रियासत का है, ये हमारी स्टेट का है, ये हमारे स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो बनना भी चाहिए, ज़रूरत भी है। जैसे आपने कहा नीड है, बिल्कुल नीड है, हमारी ज़रूरत है इस वक्त अपडेट रहना। आज इतना कुछ होता जा रहा है, लेकिन आज हम फिर से वही मीर की बात करें, गालिब की बात करें। मैं माजरत भी चाहूँगा, मेरे सुनने वाले, देखने वाले कल ये ना कहें कि मीर और गालिब से इसको कुछ एलर्जी है, नहीं। उनके अलावा वो कह चुके हैं, वो हम आइंदा के सिलेबस भी देखते रहेंगे, उनको भी रखें। लेकिन उनके साथ साथ क्या हम नया नहीं रख सकते? हम अपनी रियासत के किसी अदीब शायर को हिस्सा नहीं बना सकते हैं? हम हिंदुस्तान के किसी नए, और फिर कोशिश ये किया जाए एक सेकुलर फ्रेमवर्क हो, एक सेकुलर निसाब बने, सिलेबस बने, जिसमें हिंदू भी रहे, मुस्लिम भी रहे, सिख भी रहे, ईसाई। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से ये सिलेबस फ्रेम किया जाएगा, इसमें कौन से मेंबर्स होंगे, कितने एक्सपर्टीज होंगे, क्या लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, किस हिसाब से सिलेबस को चेंज किया जाएगा? क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब से ही देख के रखा जाएगा। बिल्कुल, होता ही यही है कि हम लेवल देखते हैं, यानी 8th स्टैंडर्ड तक, 10th तक, और फिर 12वीं जमात तक, और फिर हम जब कॉलेज में आते हैं तो ऐसा रहे कि एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग हो, एक दूसरे के साथ राबते रहें। हमें पता हो कि भाई 8वीं का ये है, बच्चा यहाँ तक ये पढ़ाया, 10वीं में ये रखा था, 10th में हम ये रखें, ग्रेजुएशन में ये आए। तो कोशिश ये की जाए कि हर मरहले पर चेंजिंग होती रहे। ऐसा नहीं है कि जो हम 8th में पढ़े वही 10th में भी पढ़ें, वही 11th और 12th में भी पढ़ें, और जब हम BA में आते हैं वही सारे फिर रिपीट होते हैं। ऐसा ना हो। और जो भी मेंबर बने या जो रहें, या इससे पहले भी जो रहे हैं, थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है, अपडेट होने की ज़रूरत है। बहुत सारी इस वक्त चेंजिंग्स हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई। वक्त की, मैं कह सकता हूँ कि कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन आइंदा जब भी कभी इस तरह का कोई वक्त की मजबूरी हो सकती है या उर्दू को नेग्लेक्ट किया गया?
ایسا دیکھیے کہ ہوتا ہی ہے کہ نیگلیکٹ کوئی نہیں کرتا ہے. ہم اپنی ڈیوٹیز جو ہیں اگر صحیح ڈھنگ سے نہ کریں, یعنی آپ نے سرکاری زبان کا درجہ دے کے رکھا ہوا تھا, کل تک اگر ہم بات کریں, آج ہمارے ساتھ اور 2-3 زبانیں شامل ہو گئی ہیں جس میں ہندی ہے, ڈوگری ہے, کشمیری ہے. موسٹ ویلکم. اور بھی جتنی زبانیں آئیں, جتنی زبان ہم سیکھتے جائیں گے, ایک نئی روح ہمارے اندر پیدا ہوتی جائے گی, اچھی بات ہے. لیکن اگر ہم 1 سال پہلے تک دیکھیں تو ہماری سرکاری زبان اردو تھی, تو پھر کیوں نہیں اردو کے ساتھ وہ تمام تر چیزیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی. ہمیں خود آگے جانا چاہیے. ہم ہمیشہ سرکار پر ہی جو ہے الزام لگا دیتے ہیں سرکار نے کچھ نہیں کیا, لیکن جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پہل کریں. نیم پلیٹس کی اگر بات ہم کریں, مائل سٹون کی اگر ہم بات کریں, ہولڈنگز کی بات کریں, بہت سارے ایسے بورڈز جو ہیں ہم نے کوششیں کی کہ اردو میں ہونے چاہیے, تو ہمیں پذیرائی ملی. میں بات کر رہا ہوں تحریک بقائے اردو کے حوالے سے. تو اسی طرح جو ذمہ داران ہوتے ہیں, جو اس کمیٹی کے ممبران ہوتے ہیں, ان کو وقتاً فوقتاً جو ہے ٹائملی ایک دوسرے تک جانا چاہیے, چاہے وہ آفیسز ہوں, چاہے وہ سکولز ہوں, ان سے فیڈ بیک لینے چاہیے, اور بے باک ہو کے, بغیر کسی ڈر لالچ کے. کیونکہ دیکھیے آپ انٹرویو لے رہی ہیں تو میں کہوں گا کہ نہیں جی کل آپ میری یہ کتاب بھی شائع کر دیجئے. تو جب بھی ہم فریم ورک کی بات کرتے ہیں تو وہاں ایکسپرٹ ایسے لائیں کہ جو اردو کے حق میں بات کریں. وہ یہ نہ دیکھیں کہ میرا ہی باہی سلیبس کا حصہ بنے, میرا ہی باپ میرے ہی شہر کا, میرے ہی گاؤں کا, ایسا. تو ایسا ختم ہونا چاہیے. اور ایک براڈ وے میں, یعنی ایک وسیع نظر ہمیں دوڑانی چاہیے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وہی ہے کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. ہمیں وہ نظر رکھنی چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس بیچاروں کے, میں کہوں گا کہ ایسے بہت سارے شاعر ہیں, میں نے لفظ بیچارہ استعمال کر دیا, معذرت چاہتا ہوں. ایسے بہت سارے شاعر ہیں جو اتنی, میں کہوں گا کہ حیثیت نہیں رکھتے کہ وہ اپنی کتابیں چھپوا سکیں, لیکن وہ بہت اعلیٰ معیاری شاعر ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جن کی 8-8 10-10 کتابیں, لیکن ان کے ہاں معیار نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کس طرح سے ہم جو اردو لینگویج ہے اس کو روزگار کی طرف لے کے جا سکتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ روزگار ڈیولپ کر سکیں, کیونکہ جو ہمارا پڑھا لکھا یوتھ ہے اردو کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کہیں نہ کہیں ان کو بھی بہتر پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. بہت ہی اہم سوال اور ضرورت ہے یہ وقت کی کہ ہمیں بچوں کے ساتھ اردو کو جوڑنا ہے اور اردو کو بچوں کے ساتھ جوڑنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو پالیسیز ہیں, چاہے وہ اسٹیٹ کونسل کی ہوں یا ہماری اسمبلی کی ہوں, ریاستی سرکار کی ہو, یا نیشنل لیول پر اگر ہم بات کریں, اردو کے اخبارات آنے چاہیے. آتے بھی ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں آتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وہ جیسے کہ انگریزی اخباروں میں ایڈورٹائز آتی رہتی ہیں, وہ اردو میں بھی آتی رہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ جوڑا جائے, یعنی اسکول کے ساتھ جوڑا جائے اخبار کو, کالج کے ساتھ جوڑا جائے اخبار کو, یونیورسٹی کے ساتھ جوڑا جائے اخبار کو, روزگار کے ساتھ جوڑا جائے اخبار کو. کیسے؟ یعنی کہ پہلے تو یہی کہ بچوں کو, یعنی ایک ایک پنہ جو ہے ایسا رکھا جائے کہ یہ اس میں بچوں کی تخلیقات آئیں گی, اس میں بڑوں کی آئیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے ضرورت اس چیز کی ہے کہ بہت سارے ایسے ہمارے کارنرز ہیں جہاں اردو کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو اخبار خریدنے والا نہیں. ہم یہ کہتے ہیں جی کہ اردو اخبار بکتا نہیں ہے, یہ صحیح بات ہے. ہم خود بھی آج دیکھتے ہیں کہ 20 اخبار انگریزی کے یا ہندی کے ہوتے ہیں, لیکن ایک عدد کہیں اردو کا نظر آ جاتا ہے, وہ بھی وہیں پڑا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ کلچر نہیں ہے. کلچر کیوں نہیں ہے؟ ہم اردو کو وہ امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں, وہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں. بچہ اگر 10th میں پاس ہوتا ہے تو اردو والے کو بھی پذیرائی ملے, 12th میں پاس ہوتا ہے تو اس کو بھی پذیرائی ملے. اسی طرح جتنی ہائر وہ کوالیفیکیشن حاصل کرتا جائے گا, اور پھر جو شاعر ہیں, ادیب ہیں, ان کو بھی کہیں نہ کہیں یعنی کہ انعامات, ایوارڈز دینے کی ضرورت ہے. اور کوشش یہ کی جائے کہ یہ جو سافٹ ویئرز ہیں, آج بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں, آپ بھی جانتی ہیں, اردو میں بھی ہیں. گوگل جیسا سرچ انجن جو ہے, کچھ بھی ڈالو تو وہ اردو نکال کے دیتا ہے. تو ہمیں اپنی حکومتی جو نصاب کی پالیسیز ہیں, یا ہماری جو یہاں جتنا بھی کریکولم ہے, ان کو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم گوگل سرچ انجن جیسے ٹول کے ساتھ جوڑیں. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں کمپیوٹر جو آپریٹرز ہیں ان سے اردو کی جو ہے پرنٹنگ کروانی چاہیے.
होल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी आती हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से, वो अंग्रेज़ी में हो, हिंदी में हो, उर्दू में भी हों। चौराहों पे उसके बाद जो हमारे कॉलेजेस हैं, जो हमारे स्कूल्स हैं, जो हमारे ऑफिसेज हैं, जितने भी दफातर हैं, वो उर्दू के नेम प्लेट्स और उर्दू के बोर्ड्स यूज़ करें, और कोशिश करें कि जहां हम अंग्रेज़ी को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, एक वेस्टर्न कल्चर की अगर हम बात करें, तो उसी के साथ साथ हम अपनी संस्कृति के साथ भी जुड़ें। हिंदुस्तानी ज़ुबान है हमारी, हिंदुओं की, हिंदुस्तानियों की ज़ुबान है, तो इसको भी हम हर कॉलेज हर स्कूल तक पहुंचाएं, प्रोवाइड करें फ्री ऑफ कॉस्ट उर्दू सॉफ्टवेयर। मैं भी दे सकता हूं, आप भी दे सकते हैं, तो इस तरह की पहल करनी चाहिए। सर आखिर में एक सवाल, उर्दू मीठी ज़ुबान है, तो उर्दू के मुस्तकबिल को आप किस तरह से देखते हैं? बेशक उर्दू प्यार भरी, मोहब्बत भरी, अमन और मैं कहूँगा कि कौमी यकजहती की ज़ुबान है, इसमें कोई शक नहीं है कि उर्दू के चंद लफ्ज़ हैं, जब से ज़ुबान पर तहज़ीब मेहरबा है मेरे ख़ानदान पर। अशोक साहिल साहब का ये शेर है। बहुत सारे मैं कोट नहीं करना चाहता, चाहे वो हमारे रहनुमा हो, लीडर हो या स्कॉलर्स हों, उन्होंने कहा है कि उर्दू इसलिए भी पढ़ो ताकि आप एक तहज़ीब याफ्ता नज़र आओ। तो बहरहाल उर्दू हम सब की कौमी मिरास है, यानी हमारी सब की मुश्तरका गंगा जमनी तहज़ीब हम कहते हैं। इसके लिए हमें यानी ये हर हर हिंदुस्तानी की अपनी ज़ुबान है, तो इसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए, सीखें। मैं, आप, हमारा हिंदुस्तान जो भी ज़ुबान इस वक्त बोल रहा है वो हिंदुस्तानी है, वो उर्दू है। चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री देखें या रोज़मर्रा जो भी हम आज लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ये उर्दू है। हाँ, कहीं ना कहीं इसको जोड़ा जाता है कि भाई ये मुसलमानों की ज़ुबान है, ऐसा नहीं। अगर ये मुसलमानों की ज़ुबान होती तो फिर ये ईरान की भी होती, फिर ये इराक़ की भी होती, इंडोनेशिया बहुत बड़ा मुस्लिम मुल्क है, फिर ये वहाँ की भी उर्दू लैंग्वेज होती, सऊदी अरब जैसे, ओमान जैसे, इन तमाम ममालिक में उर्दू जो है ऑफिशियल लैंग्वेज होती, तो ऐसा नहीं है। हाँ, सियासत हो रही है कि भाई ये हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी नेशनल लैंग्वेज है, तो वो क्यों बनी थी, ये बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा कि डिबेट वाला मसला है। सियासत से हमें ऊपर उठ के बात करनी है, हमारी अपनी ज़ुबान है। कल तक हिंदू, मुस्लिम, सिख इत्तेहाद की निशानी थी, आज भी है, आइंदा भी रहेगी। कुछ ऐसे अनासिर हैं जो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, हमें उन सब से ऊपर उठ के इसकी यकजहती की बात करनी है, इसके साथ रहना है, एक दूसरे के साथ अमन से, मोहब्बत से, प्यार से। मैं यही कहूँगा कि ये वो ज़ुबान है कि जिसमें तासीर है, जिसमें असर है, जिसमें अमन है। ये पैगाम हमें इनकलाब जिंदाबाद जैसा नारा देने वाली है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे जैसे गीत देने वाली है। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैं कहूँगा कि आपका बड़ापन है कि आपने आज इस जैसे इशू पे बात की है कि उर्दू निसाब को तब्दील किया जाए। तो मैं वापस निसाब की तरफ लौटता हूँ कि हर 3 साल के बाद जो है निसाब तब्दील होना चाहिए, 4 साल में होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के अंदर होना चाहिए। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। ज़रूरत है हमें तब्दीली की। हम अगर अपने लिबास तब्दील करते हैं, हमारे 2-3 साल के अंदर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ तब्दील हो जाती हैं, तो सिलेबस क्यों नहीं तब्दील होते? शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर इरफान आरिफ जी, एचओडी उर्दू, जिन्होंने आज हमें वक्त दिया और हमसे बातचीत की। आखिर हम इनसे पूछने आए थे, ये जानने आए थे कि जो 17 सालों से नहीं हुआ, क्या अभी उसकी ज़रूरत है? तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, और सिलेबस को भी चेंज होने की ज़रूरत है, और आने वाले वक्त में भी समय समय पर सिलेबस को चेंज होते रहना चाहिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।